आज थोड़ा और आगे जाएंगे और मैश हमने टेक्सचर्स को देखा था। देन हमने शेडर वैल्यूज़ के बारे में नहीं जाना था। शेडर वैल्यूज़ को हम लोग जानेंगे कि शेडर क्या होता है और कौन कौन सी लाइटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लाइट किस किस टाइप की होती हैं, और एक सीन जो कुछ टेक्सचर्स और हम लेके आए हैं उन टेक्सचर्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको बनाएंगे। आप लोगों ने एक असाइनमेंट नहीं किया, वैसे तो दो असाइनमेंट नहीं किए। एक आपने मैप नहीं बनाया है। मैप मतलब जो मैंने बताया था कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट एसेट कैसे करके एक सीन तैयार करना था। प्रॉपर सीन तो करने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ, तो जैसे वॉल, अब वॉल करके बैक वो तो लगा लेते हैं, लेकिन मॉडल कैसे इंपोर्ट करोगे? तो मॉडल ट्राई करो डाल के, है ना, या कुछ एक उसमें एक सीन बस तैयार करना है। सीन कैसा होता है? छोटे से भी सीन हो सकता है, कचड़े के डब्बा रखा हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ कचड़ा गिरा हुआ है, ये करके एक इन्वायरमेंट तैयार करना। हाँ, दो टेबल रख दिए उस टाइप से, है ना, तो ज़रूरी है। ज़ीरो बाय स्क्रैच ओपन करेंगे जो हमारा एकदम खाली ऑप्शन है। पूरा अलग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रहती है। उसी के बेस पे फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, जैसे यू बंटू भी आया है, वो भी इंडियन है लेकिन लाइनेक्स के ऊपर बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारे गवर्नमेंट में चलता है, गवर्नमेंट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। हर चीज़ के लिए एप्पल टाइप है, हर चीज़ के लिए पासवर्ड मांगेगा। ऑल राइट, सो प्रीवियस में हमने वॉल सेक्शन देखा था, वॉल सेक्शन यूज़ किया था। अभी हम थोड़े से और मटेरियल्स ऐड करेंगे इसके अंदर और एक छोटा सा बेस तैयार करेंगे, ठीक है। और लेट्स पुट अवर वॉल इनसाइड ऑफ इट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट क्लास होता है, तो वो रूट क्लास का आइकॉन वैसा ही यहाँ पे भी नज़र आता है, ठीक है। तो हम पी क्यू ले जाके इसको पुट करेंगे और कौन सा डायरेक्शन था, ये था -90, प्लस नहीं, -90 पे ही करें ताकि उसका ओरिजिन, ओके 90 पे ही रखना पड़ेगा ताकि ओरिजिन जो है वो नीचे आए। ओरिजिन नहीं बोलना चाहिए, पिवट पॉइंट नीचे आए उसका। पिवट बहुत मैटर करता है क्योंकि जहाँ से आपने इसको ड्रॉ करना शुरू किया वो वहीं से पोजीशन पकड़ता है। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर रख रहे हो एग्जैक्टली exactly, तो उसके लिए स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, एंगल स्नैप, ठीक। और शिफ्ट दबा के आगे पीछे करोगे तो पायलटिंग कर पाओगे और ऑल्ट दबा के कॉपी कर पाओगे, ठीक है। इसको हम 100 गुना नहीं, लेट्स गिव इट 100 टाइम्स, उठा लेते हैं 100 टाइम्स। ऑल्ट दबा के ड्रैग करके ज्वाइन कर देंगे एंड कंट्रोल जे, ऑल्ट कंट्रोल जे, ऑल्ट जे, राइट क्लिक टू पैन और ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, हाँ, क्लोन हो जाएगा, है ना। इसको विदाउट एनी स्नैपिंग हम वहाँ पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या है, 4 पॉइंट को यहाँ लगा लिया। अब ऑल्ट जी पर्सपेक्टिव का शॉर्टकट रहेगा, ऑल्ट जी, है ना। अब क्या है, हमारे पास एक वॉल आ गई। अब इसकी इसके लिए एक प्लेन यहाँ पे सेट कर देते हैं।
सो बाहर क्लिक करो और यहाँ पे शेप्स में जाओ एंड प्लेन क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक प्लेन आ गया। ठीक है, हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं ताकि हमारा टेक्सचर गैप ज़्यादा दिखे ना। लेट्स scale this by 10 वैल्यू। नहीं नहीं, इशू नहीं आएगा। टेक्सचर का क्वालिटी इफेक्ट होता है, मैश की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा। बस ये याद रखो कि अगर रेस्टर है और लो क्वालिटी ही है टेक्सचर, तो बड़ा करोगे तो लो क्वालिटी ही दिखेगा, लेकिन और थोड़ा क्वालिटी कम ही नज़र आएगी। लेकिन अगर हाई क्वालिटी टेक्सचर है ना, हाई क्वालिटी टेक्सचर इशू नहीं करता। बड़ा कर लो, कितना भी साइज़ आप बड़ा कर लो, वो उसके आ, इसीलिए तो यूवी काम आता है। यूवी मैप कोऑर्डिनेट किस काम आता है, वो इसी काम आता है। सो इसको हम छोटा कर रहे हैं, करीब 5 का साइज़ देंगे, कम से कम 3 भाग तो आए हमारे पास। एक्सट्रूड है। मैंने प्रीवियसली एक टर्म कहा था कि मॉडलिंग नहीं होती है, एनिमेशन रिगिंग नहीं होती है, वो सब होता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि माया से बेटर मॉडल रिगिंग होती, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो 3D सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो सब चीज़ रहेगा। तो आपके कोर्सेज में सारा ऑप्शन मिलेगा सीखने को, है ना। तो हमारा जो सेशन रहेगा उसमें मॉडलिंग का भी सेक्शन रहेगा, ऑब्जेक्ट को मॉडल भी करेंगे, उसको वो भी करेंगे। लेकिन मॉडलिंग जितनी अच्छी 3D सॉफ्टवेयर में होती है वो यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कल्पटिंग भी होती है, मॉडलिंग भी होती है, दोनों चीज़ें एक करते हैं। लेकिन मॉडलिंग के लिए जो नेसेसिटी टूल्स हैं वो यहाँ यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक्सट्रूड वगैरह सब है इधर। और 10 हम यूज़ करेंगे। आज इशू कर रहा है मेरा जो हार्ड डिस्क है ना। मयंक, किसको जरा पीछे लगाना, पता नहीं क्या हो गया उसमें, हार्ड डिस्क इशू का। हाँ दिख रहा है, लाइट चालू कर लो। हमारे पास टेक्सचर्स अवेलेबल हैं रोड के, तो मटेरियल्स पे जाएंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप नॉर्मल। ठीक है, बाकी सारे भी आ गए। क्या जी, अभी लेटेस्ट आया हुआ है ना। और सबके क्या बोलते, थोड़े समय बाद जब उसमें वापस से देखोगे ना तो वो चला जाएगा। हम्म। कंट्रोल मटेरियल वॉल ही था ना प्रीवियस। ये कंटेंट कहाँ से आया। वर्ल्ड पार्टीशन तो डिलीट तो कर दिए थे। नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जब
ओपन करेंगे ना तब दिख अलग होगा वो। रेफरेंसिंग रह गई होगी ना उसकी, ये रेफरेंस, ज्योमेट्री डिलीट हो गई लेकिन उसका रूट अभी भी बचा हुआ है। 4 है ना, कितने सारे हैं? क्या जी? टोटल लोड करते हुए आते हैं ना इधर से, सेव हो रहे हैं एक साथ। ओके, सो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको चलो थोड़ा सा और स्केल कर देते हैं इस सेक्शन में। अब इसमें शेडर अप्लाई करने के लिए हमने, पता है स्टैटिक मैश तो यहाँ से आता है ना, वो डायरेक्ट ऑलरेडी अप्लाइड होता है। वैसे किसी अदर ऑब्जेक्ट्स में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है स्टैटिक मैश को। शेडर के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक बाय डिफ़ॉल्ट शेडर अप्लाई रहता है, लेकिन अलग से भी हमको शेडर की ज़रूरत पड़ती है। तो राइट क्लिक करेंगे और मटेरियल्स में जाएंगे और एक मटेरियल ऐड कर सकते हैं, न्यू मटेरियल। अब यहाँ पे रोड मटेरियल ऑन किया मैंने, डबल क्लिक करेंगे मटेरियल में तो एक विंडो ओपन होगी, एडिटर, है ना। यहाँ पे हर चीज़ एडिटर में ओपन होता है। शेडिंग की हमने बात की थी, टेक्सचरिंग की हमने बात की थी प्रीवियसली, अब शेडिंग की भी बात करेंगे। टेक्सचरिंग क्या था, मैंने कुछ एक लाइन में टेक्सचर्स को बताए थे, हाउ डू यू डिफाइन अ टेक्स्ट, हाँ, मैप्स, है ना। तो ये क्या इफेक्ट करते हैं, ये कौन से मैप्स होते हैं, क्या चीज़ इफेक्ट करते हैं मॉडल की? आई से नहीं, ए से बोला था, अपीरियंस, मॉडल की अपीरियंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो शेडर जो होता है वो उसकी अपीरियंस के लिए नहीं होता, वो उसकी लाइटिंग वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए होता है। शेडर के ऊपर में, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर में अगर आपको लाइट की वैल्यूज कैलकुलेट करवानी है तो वो शेडर से होगा। अब लाइट की कौन सी वैल्यूज होती हैं, ऐसी वैल्यूज जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, राइट। ठीक है, अब कौन सी वैल्यूज होती है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है शेडर की? राइट, तो क्या कौन सी वैल्यू हुई, 3D वाले बता सकते हैं। इन्होंने जो बोला, क्या बोला आपने? एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो शेडोज चेंज होते रहते हैं, तो कौन सी वैल्यू शेडर में होगी जो चेंज होती जाएगी? स्पेकुलर, हाइलाइट्स, है ना। शेडो, शेडो और स्पेकुलर हो गया, हाइलाइट्स वही है, रिफ्लेक्शन, रफनेस मतलब स्पेकुलर होता है ना, वो तो मैप, टेक्सचर मैप में बना ही दिया पहले से, है ना। लेकिन हाइलाइट्स जो है वो आपकी आती है। वैसे रफनेस में शेडो थोड़ी, शेडर थोड़ा सा काउंट होगा, क्योंकि शेडिंग में मैप चेंज होगा, जैसे कैमरा चेंज होगा तो शाइन भी चेंज होगी, शाइन बदलेगी ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना, तो वो बदलेगी क्योंकि उसकी कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं है। तो रफनेस दो प्रॉपर्टीज को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। शेडोज, ठीक है, शेडोज का ऑप्शन होता है कास्ट शेडोज का, ठीक है, कास्टिंग का होता है।
रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और कौन सी वैल्यूज हो सकती है? हाँ, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो गया, देखो दोनों ही लिख दिया ना मैंने, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एम्बियंट ऑक्लूजन, सॉरी शन लिख दिया मैंने, जन होगा वो, एम्बियंट ऑक्लूजन, और कौन सा देखते हैं? एनिस्ट्रोपी, एनिस्ट्रोपी चेंज नहीं होगा, एनिस्ट्रोपी आप फिक्स्ड रहेगा, है ना, वो उतने ही सेक्शन पे काम करेगा वो। एम्बियंट ऑक्लूजन चेंज होता है ना, और हाँ, स्पेकुलर, ट्रिपल एस, सब सरफेस स्कैटरिंग, है ना। सब सरफेस स्कैटरिंग क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट लाइट किसी सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ही लाइट जाती है तो लाइट क्या होती है, कुछ देर के लिए कैप्चर हो जाती है उसके अंदर, और फिर कैप्चर होने के बाद निकलती है बाहर, ठीक है। तो तब नहीं, रिफ्रैक्शन में क्या, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ट्रांसलूसेंस, सब सरफेस स्कैटरिंग में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी और जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ इल्यूमिनेट करती है, यानी कि आपका जब लाइट आप चालू करते हैं और उसके ऊपर में अपनी उंगली रख देते हैं तो आपकी उंगली लाल कलर की ग्लो करती है, वो रिफ्रैक्शन नहीं होता, है ना। इसमें अभी क्या बोलते, आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, सॉरी रिफ्रैक्शन आ रहा है। हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। अरे वो सिंपल सा है ना, हम लोग क्या करते हैं, हाँ उनको समझ में आ सकता है अगर देखेंगे तो। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, लाइट रिफ्रैक्शन नहीं है। राइट रिफ्रैक्शंस क्या होते हैं? नहीं नहीं, वो तो करेक्ट बोल रहे हो। रिफ्रैक्शन कौन सी वैल्यू होती है? तो उससे होता क्या है? उससे ग्लो नहीं होता, उससे इमेज दूसरी जगह ऑफसेट में बनने लगती है ना, इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चेंज होके दूसरी जगह रिफ्लेक्शन बनता है। एग्जैक्टली exactly, पानी के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इमेज का, जो इमेज बनती है ना उसमें रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव दो इमेजेस बन जाती हैं, एक अलग दिखती है। लेकिन ये जो हिस्सा होता है इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है, लाइट जो होती है वो उसके अंदर जाती है, तो वो लाइट निकल रही है बाहर तभी तो हम देख पा रहे हैं उस चीज को, लेकिन अंदर में 10 जगहों से ट्रैवल होके, लग के, वहां ही इल्यूमिनेट होके बाहर निकल रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग, यानी लाइट जो है वो अंदर जाके स्कैटर हो रही है, और जहां जहां स्कैटर होगी वहां वहां ग्लो करेगी और बाहर आएगी, इसको बोलते हैं एस एस एस। ये भी वैल्यूज जो हैं वो समय उसके साथ काउंट होती है, सैम्पलिंग के साथ काउंट। आर आर आर। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। पठान की लुक, जो ट्रेलर आया है, मैं देखा उसको, ट्रेलर को बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है राजामौली की पिक्चर के साथ, साहो के। हाँ हाँ, साहो के साथ ट्रेलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, साहो के साथ भी उसको कंपेयर कर, क्योंकि साहो जो थी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जैसा उसका ट्रेलर आया था साहो का, लेकिन वो हाँ, मज़ेदार दिखते हैं।
हाँ, नकली लगते हैं लेकिन देखने में अच्छी लगती। सही बात है, उन्होंने बनाया वो कलर्स और उस पे काफी अलग दिया। करेक्ट बात है ना। सो हाइलाइट्स और शेडोज, कास्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एम्बियंट ऑक्लूजन, ये सारी चीज़ें जो ऑप्शन है ये शेडर्स का हिस्सा होते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ लगती है हमें? रेंडरर, है ना। रेंडरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैलकुलेट करता है इस चीज़ को, सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो आप ऑलरेडी अपने उसमें ग्राफिक्स रेस्टराइजेशन पढ़े होंगे कि किस तरीके से रेंडर करता है उस चीज़ को। जो डेप्थ में होता है, आप लोग को पिक्सल्स वाइज बताया गया होगा कि हाँ, जेड वाले तरीके से बनता है। हाँ, बना देता है। यहाँ पे आपको स्कैन लाइन, स्कैन लाइन सिस्टम मिलेगा, और दूसरा जो क्या बोलते अ, इसको बोलते हैं पिक्सल बेस्ड बनाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, मेंटल रे की रेंडरिंग सिस्टम को। एक मेंटल रे रेंडर सिस्टम होता है। इसको मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। रेंडरर वैसे तो सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या बोलते हैं, इमेज को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए होता है। अब कैलकुलेट क्या करेगा, तो यही शेडर वैल्यू, मैप्स वैल्यू, जो भी आप दे रहे हो वहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू, सारा चीज़ को कैलकुलेट करके एक इमेज में कन्वर्ट करता है। अब स्कैन लाइन जो होता है वो आपका जो सबसे बेसिक ऑप्शन होता है, जो जेड रेंडरिंग होती है, जेड फॉर्मेट में करते हैं, वो ही वाला ऑप्शन स्कैन लाइन होता है। तो स्कैन लाइन रेंडर 3D सॉफ्टवेयर का सबसे बेसिक रेंडर होता है। ठीक है, ये प्रीव्यू के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है, या फिर क्लस्टर बेस्ड। दैट मीन्स क्लस्टर में इमेज प्रोसेस होता है। ये एक लाइन से नहीं होता, जैसे कंपाइलर चलता है पहले ऊपर की लाइन फिर नीचे की लाइन, वैसे प्रोसेस नहीं करता। क्योंकि स्कैन लाइन में अगर प्रोसेस होता है तो उसमें एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मेंटल रे में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, क्योंकि वो क्लस्टर में इमेज प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो एक बार में पूरी इमेज को नहीं लेता, तो ये हायर कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्ट होता है। इसी पे बेस्ड कर दिया गया है, इसका एडवांस वर्जन है वो क्या है, अर्नोल्ड। ठीक है, अब अनरियल में दोनों तरीके की कराई जा सकती हैं रेंडरिंग, बट अनरियल में जो रेंडरिंग ऑप्शन होता है, इसके बाद फिर आपका वही आ जाता है ना, रे ट्रेसिंग सिस्टम आ जाता है। कैलकुलेट करने के लिए फोटॉन्स का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास इधर, और पहले इधर पे कुछ टेक्सचर्स डाल लेते जो हमने बनाए हुए थे। लेट्स पुट दोस टेक्सचर्स। टैब दबाएंगे। ये जो पूरे ऑप्शंस हैं, इन पूरे ऑप्शंस पे हम लोग डायरेक्ट वर्क नहीं करेंगे, हम लोग एक वर्किंग में इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जो जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शंस के लिए फिर जाएंगे, ब्लूप्रिंट्स के लिए जाएंगे, तो एक पूरा टाइम फिर कोडिंग में ही रहेगा वो पूरा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स पुट अ टेक्सचर सैंपल, या टेक्सचर सैंपल ना देके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, है ना। यहाँ पे भी है हमारे पास मटेरियल, क्लिक एंड ड्रैग अल्बेडो है, और ये कौन सा वाला है, अल्बेडो ही है, दोनों अल्बेडो है। सेलेक्ट आरजीबी बेस कलर के ऊपर, और अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट वो एसेट अप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि सेविंग नहीं है। सेव होगा तो फिर वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। रोटेशन 90-90 वैल्यू। क्योंकि टेक्सचर जो है वो सीमलेस बनाया गया है,
कहाँ पे? हाँ डेफिनेटली, आप ज्योमेट्री रिमूव कर रहे हो तो ज्योमेट्री को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे ना तो टेक्सचर स्ट्रेच होगा, लेकिन आप टेक्सचर को अलग से भी वैल्यू देके स्ट्रेच कर सकते हो, यानी टाइल कर सकते हो। टाइलिंग ऑप्शन होता है जब आप शेडर्स में जाते हैं ना, तो टाइलिंग ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, डिटेल्स में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, टेक्सचर की वैल्यू अलग से एक वो देके, स्केल देके टेक्सचर को टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे ऑप्शंस में लगे हैं ना, टेक्सचर का अलग से है पूरा। मटेरियल में ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ करने हैं तो वो भी है। दो मतलब अगर आपके पास मैप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो उनको भी डाल के यहाँ से ब्लेंड कर सकते हो, मैप्स बुला बुला के, या कोई भी वैल्यू एमएसयू में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंटेंट ड्रॉअर में जा रहा हूँ, मटेरियल्स में जाते हैं और रफनेस यहाँ पे दे देते हैं, रफनेस में ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू ये आ गई, नॉर्मल 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 के अंदर। शेडर यहाँ पे दिखने लगेगा, यूवी इसके अंदर अप्लाई नहीं है क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्री में से लिया गया ना, हमने बनाया नहीं है इसको, ये नॉर्मल उसी के अंदर का है, तो यूवी अप्लाइड नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ रख रहे हैं। ओके, अब कोई ज्योमेट्री इसके अंदर डालनी है तो एफ पी एक्स ओ बी जे जोमेट्रीज लेके आके इस पर वर्क कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जितनी ज्योमेट्री एफ बी एक्स में निकलती हैं वो अलग अलग आती हैं, एक पैकेज में नहीं आती हैं। मैंने ऑनलाइन देखे थे कई ऐसी, उनको लेके आओगे तो सब अलग 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 आएंगी, फिर उनको एक साथ एक उसमें करना पड़ता है। नाउ ये वाले ऑप्शंस तो हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके अंदर क्लासेस कैसे डलती हैं, है ना, क्लासेस किस तरीके से डाली जाती हैं। तो अब हम आ जाते हैं मटेरियल्स, हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, अब इसके ऊपर में आपको अगर एक्टर और एक्टर क्लासेस यूज़ करने हैं तो कैसे यूज़ करोगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कंटेंट में जाएंगे और एक और ऐड कर लेते हैं न्यू फोल्डर, और यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस यूज़ करते हैं, इनको यहाँ ले आते हैं एंड देन इसके अंदर पे राइट क्लिक करके ब्लूप्रिंट क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट जो है वो इतने अलग अलग टाइप के ब्लूप्रिंट्स आते हैं। ठीक है, ये जो ब्लूप्रिंट है ये ब्लूप्रिंट क्लास सिस्टम का है, आपका ब्लूप्रिंट क्लास है। फंक्शन लाइब्रेरी जब आप अपनी फंक्शंस बनाना चाहते हैं अलग से और उनको इनके थ्रू यूज़ कराना चाहते हैं तब फंक्शन लाइब्रेरी आती है। ब्लूप्रिंट इंटरफेस ये तब यूज़ होता है अगर आप किसी ज्योमेट्री के अंदर से डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्फेयर यहाँ पे कैरेक्टर तैयार करता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे शेप दे रहा है क्या, इधर नहीं दिख रहा, ऐड कर देता हूँ मैं एक शेप। लेट्स जस्ट से मैंने एक शेप ऐड कर लिया है जो मेरा यहाँ नहीं मिलेगा मुझे, और शेप को देखना है कि कहाँ पे अवेलेबल है, तो ब्राउज़र पे फाइंड टू ब्राउज़र कहाँ है, यहाँ से दिख जाएगा। हाँ, जब इस पर क्लिक करेंगे तो किस कंटेंट के अंदर आपका शेप गया हुआ है वो दिखा देगा। तो इसको क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट ड्रैग कर लो, प्रोबेबली इसको हम क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं अपने कैरेक्टर या एसेट्स के अंदर और मूव हियर, तो वहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। अब हमारे पास स्फेयर 1 इधर आ गया है, ये सेम कंटेंट है। अब स्फेयर 1 के अंदर
खैर फाइंड करने का तो यहाँ पे था। अब मैं क्या बता रहा था इसको कि इसको अगर कोई क्लास के अंदर यूज़ करना है इस चीज़ को, ब्लूप्रिंट क्लास हम लोग देख रहे थे ना। लेट मी जस्ट पुट द कंटेंट ओवर हियर। क्लासेस के अंदर जाएंगे। अब मान लो मैं इस स्फेयर के अंदर कोई प्रॉपर्टी उसकी एक्सेस करना चाहता हूँ। स्फेयर की प्रॉपर्टी क्या क्या है तो वो पता चलेंगी यहाँ से। डबल क्लिक करोगे तो स्फेयर का ये ऑप्शन ओपन होता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्फेयर के अंदर, है ना। और वो रूट फोल्डर, ये वाला जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट ब्लूप्रिंट नहीं है। जब हम ब्लूप्रिंट ओपन करेंगे ना तो उसमें और ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये जो स्फेयर है इसमें जितनी ये प्रॉपर्टी दिख रही है इन सब को मान लो आप ऐसा चाह रहे हो कि कोई एक बटन आपने दबाई कहीं पे और इनके शेडर चेंज हो, कलर मटेरियल चेंज हो, कलर वैल्यूज चेंज हो, तो आपको उस बटन के अंदर इनकी वो वैल्यू डायरेक्ट कॉल करनी होगी। अब डायरेक्ट कॉल करेंगे वो तो मैं नॉट के थ्रू कॉल होता है। डायरेक्ट कॉल करोगे तो मेमोरी बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि अगर ऐसी 10 वैल्यूज़ चेंज कर रहे होगे तो रैम बैठ जाएगी कम्प्लीटली। तो इसके लिए जनरेट होता है ब्लूप्रिंट इंटरफेस। इंटरफेस ऑप्शन इसके लिए जनरेट होता है। ये क्या करता है, ये नॉन चेंजेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से ये ऑप्शन दे देगा, इस तरीके का ऑप्शन दे देगा ताकि आप यहाँ से वैल्यू चेंज करके उसको कॉल कर सकते या चेंज कर सकते हो। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ब्लूप्रिंट इंटरफेसेस जो होते हैं। और इनके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे आगे क्योंकि ये थोड़ा सा और एडवांस जाता है। तो ब्लूप्रिंट क्लासेस में लेके जाएंगे तो यहाँ पे कॉमन क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे पास, ऑल क्लासेस में और सारी क्लासेस हैं, बट इनका यूज़ जो है वो लेटर ऑन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। मेजर क्लासेस में हमारे पास एक्टर क्लास है, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक एक्टर क्लास होता है अनलेस उसको आप चेंज नहीं करते, यानी उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता। एन एक्टर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्लेस्ड और स्पॉन्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस पे कंट्रोलर नहीं, यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता। पॉन क्लास होता है, इस पे यूज़र का कंट्रोल होता है क्योंकि ये इनपुट गेन कर सकता है, रखा रहेगा। हाँ, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, 6 बजे थोड़ा सा क्लास और चल रही है अभी, थोड़ा सा उनको डिले करवाइए ना। 6:15 6:30 तक करा दीजिए। हाँ, वही गर्ल है जो, वही गर्ल है ना। हाँ, उनको बोल देंगे सब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, उनको थोड़ा सा एक मैसेज कर दीजिएगा कि आप 15 मिनट से करेंगे, वो थोड़ा इशू हो रहा है करके, टेक्निकल इशू है इसलिए। जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट क्लास ऑप्शंस हैं। तो अगर एक्टर लेते हो तो वो इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर उसके अंदर एआई डाला जा सकता है तो वो अपने से मूव कर रहा है, एनपीसीज कैरेक्टर हो गए, वैसा कुछ है। ठीक है। पॉन जो है, पॉन आपके कंट्रोल में होता है, पॉन क्लास जो है वो आपके कंट्रोल में है। अब ये है, अ कैरेक्टर इज अ टाइप ऑफ पॉन दैट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू वॉक अराउंड। एक्टर वॉक नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर वॉक कर सकता है। यानी कि एनपीसीज के सामान जो कि मूव कर सकते हैं, किस वे में, जब आप उनके पास जा रहे हैं तो वो दूर भागें, लेफ्ट चले जाएं, राइट चले जाएं, डिपेंड ऑन योर पोजीशन। उनमें ये एबिलिटी आ जाती है। मतलब आपको कोडिंग करना होता है उस चीज़ के लिए, रेंज कोडिंग लगेगी कि वो कितनी रेंज पे आते हैं, तो वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, वो रैंडम चूज कर लेगा। प्लेयर कंट्रोलर, ये आप जब अपने गेम के अंदर पे अपने कंट्रोल्स ऐड करना चाहते हो तब के लिए यूज़ होते हैं, ये वो क्लासेस होती हैं। गेम मोड्स, कभी भी कोई भी गेम जो तैयार होता है या अनरियल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट, गेमिंग प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं तो आपको एक गेम बेस देना पड़ता है।
गेम बेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस जो कि एक जेनेरिक गेम के अंदर कंट्रोल चाहिए होते हैं या कुछ ऐसा चाहिए, वो सारी एबिलिटी लाइब्रेरी इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले इसको और इसको बैठाना पड़ता है, ठीक है, अगर आप कंट्रोलर देना चाहते हो तो। एक्टर कंपोनेंट जो हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट दैट कैन बी एडेड टू एनी एक्टर, यानी कि आपको हर बार नया नोड बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी एक्टर से कोई प्रॉपर्टी खींचते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी खींच रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी नई मेमोरी लेके बैठ बन जाता है, नया नोड लेके। लेकिन अगर आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है जो बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इसको कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। सीन कंपोनेंट क्या है? अ सीन कंपोनेंट इज अ कंपोनेंट दैट हैज़ अ सीन ट्रांसफॉर्मर एंड कैन बी अटैच्ड टू अदर सीन कंपोनेंट्स। खैर, जब दो सीन आपस में हम लोग इंटरेक्ट करवा रहे होंगे, दो लेवल्स को इंटरेक्ट कराएंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। बेसिकली तब के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। ग्लोबल कंपोनेंट्स बना दिया जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस हैं, यहाँ पे 591 आइटम्स हैं, सबका एक अलग अलग वर्क है। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसे कोई प्रॉपर्टी असाइन करना है, वॉक कराना है या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज असाइन करना है, तो पॉन क्लास ले रहे हैं इसके लिए। जब पॉन क्लास ले रहे हैं तो इसका नाम हम दे देते हैं ch पॉन। पॉन पॉन यानी कि प्यादा। शतरंज में जो प्यादा होता है ना, उसको पॉन पॉन बोलते हैं। अब पॉन जो होता है वो आपके चलाए चलता है, इसलिए वो पॉन नाम दिया हुआ है उसको, है ना। जैसे ही क्लिक करोगे ये उसका आइकॉन होता है प्यादे का। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आ जाता है आपके पास कंप्लीट व्यू पोर्ट। ये जो सेक्शन है ये एडिटर है, क्लास एडिटर सब तरीके का। इसमें आपको तीन मेजर तरीके से मिलता है ऑब्जेक्ट। एक तो व्यू पोर्ट, 3D व्यू पोर्ट मिलेगा। एफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट, यानी जो भी फंक्शन हम बनाएंगे वो यहाँ कॉल करेंगे। इवेंट ग्राफ, ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है ये। फिर इसमें क्लास सेटिंग के हिसाब से भी ऑप्शंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो और सिमुलेशन जब फिजिक्स में काम करते हैं तो सिमुलेशंस में जाते हैं, तो ये अलग अलग ऑप्शंस से ये तैयार होता है, टैब्स तैयार होते हैं, ठीक है। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट में तो कुछ नहीं है। अगर किसी पॉन क्लास में कोई एक शेप इन्वॉल्व करना है तो आप यहाँ पे शेप को कॉल करते हैं, ठीक है। शेप को कॉल करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एसेट रखा हुआ है और एसेट का नाम हम चेंज कर देते हैं एंड नाम जो है वो हम यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर देते हैं इसका। चलो बॉल नाम रख दिया हमने इसका, और रीनेम दिस एज बॉल, ठीक है। इसकी कॉलिंग अलग रहती है, इसकी कॉलिंग अलग रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जब बॉल रख दिया हमने तब हम इसको कॉल कर सकते हैं। और इवेंट ग्राफ कंट्रोल के, नहीं वो तो है, लेकिन कंट्रोल के शॉर्टकट होता है जो लास्ट आपने ओपन किया रहता है ना, वो ओपन होता है। ये वाला जो ग्राफ है ना वो ओपन होता है। अब देखो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो पॉन में बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो जाता है। इसमें ज़्यादा ऑप्शन हमको मिल नहीं रहे। लेकिन पॉन क्लास में देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, रोटेशन पिच, रोटेशन यॉ, रोटेशन रोल, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शुरुआत में नहीं जाना होता है, क्या जी, है ना। कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा। डॉली क्या होगा, रोल, है ना। एविएशन में ना, हाँ, रोल अलग होगा, है ना, यॉ होगा। ओपन फुल ब्लूप्रिंट एडिटर में यहाँ पे वो चीज़ कंप्लीट नज़र आती है पॉन से रिलेटेड।
सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी, वही यॉ वाली, रोल वाली, पिच वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ मिलेंगी। और इवेंट ग्राफ में तो जब भी कोई कोड डालना होता है उसके लिए जाता है। अगर इसमें कोई मैश असाइन करना है तो ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे एंड देन विल असाइन, ओके वेट, इसको क्लोज करते हैं एंड वी हैव टू असाइन दी ऑब्जेक्ट, और वो दिखेगा हमको यहाँ लिस्ट में नज़र आता है वो। स्प्लाइन इसमें मॉडलिंग में मिल जाता है, पर वैसा कर्व नहीं है जैसा कर्व हम सोच रहे हैं ना, ऐसा ड्रॉ करने का ऑप्शन मिले। हम्म, स्प्लाइन मॉडल किया था उसके अंदर। ओके, तो स्प्लाइन का टूल होगा, मॉडलिंग में ही मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा अभी फिलहाल। हम्म हम्म ओके, मुझे दिखाना तभी मैं बोल पाऊंगा ना उसको। हाँ, देखो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप तो है लेकिन सर्च भी होता है इसमें। फाइंड रेफरेंस लेके आएंगे, बॉल कंस्ट्रक्शन ऑन क्लास में हमारा स्फीयर ऐड दिखा तो रहा है लेकिन ये दिखा रहा है स्टैटिक मैश बॉल, है ना। वो नाम अलग हो गया था, स्टैटिक था, मैं फिर वो बॉल सर्च कर रहा था। तो स्टैटिक मैश बॉल पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया। अब आपके पास ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है। इसका वही टेक्सचरिंग वाला पोर्शन वैसे ही करना है जैसे हम लोग कर रहे थे। अब इसमें कोई कैमरा अटैच करना है तो उसके लिए फिर इसके रूट के अंदर फिर एक और कॉलिंग होगा, फिर ऐड में जाएंगे और स्प्रिंग आर्म। स्प्रिंग आर्म क्या करेगा, ये है ना, ये एक एक्स्ट्रा हैंड ऐड हो जाता है जब मान लो आपका ऑब्जेक्ट किसी कॉर्नर वाले एरिया में कोलाइड होता है, तब कैमरा जो है ना वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा अंदर की ओर, नहीं तो ऊपर ही ऊपर रहेगा। ये इसकी वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, खासियत रहती है। ऐसे डायरेक्ट कैमरा भी लगा सकते हो। हाँ, जब इस पे, हाँ, कि कैमरा जो है वो टीपीएस देना है, एफपीएस देना है, या फिर बस सामने आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्प्रिंग आर्म लगाओ, स्प्रिंग आर्म तभी लगाओ जब ये देना है कि आपका कैरेक्टर अगर कोई तंग गली में घुसता है, तो आपका गेम अगर टॉप डाउन व्यू है, ऊपर से देख रहे हो, और अगर वो छोटी सी गली में घुसेगा तो कैमरे से ऑब्स्टिकल आ जाएंगे बीच में, तो आप कैरेक्टर नहीं देख पाओगे। इसलिए कैमरा क्या है, कैरेक्टर के पास आ जाएगा या एफपीएस हो जाएगा, कैमरा शिफ्ट हो जाएगा। वो स्प्रिंग इसलिए दिया जाता। कैमरा लगाएंगे, अब क्या होगा, स्प्रिंग आर्म जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो अब आपका कैमरा जो है ना वो फॉलो करेगा उसको। तो जैसे इसको हम ऊपर रख देते हैं, ठीक। अब अप्लाई करने के लिए हर बार कंपाइल, और कंपाइल करके बार बार सेव करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ऑन सक्सेस कर दीजिए, सेव ऑन कंपाइल ऑन सक्सेस ओनली। तो जितनी बार आप कंपाइल करोगे वो अपने आप सेव कर लेगा, ठीक। तो दोनों चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिबगर में बताते जाएगा कि क्या एरर है, कहीं कुछ एरर है तो वो बता देगा, ठीक है। अब जैसे आप पॉन क्लास को आपने यहाँ कॉल नहीं किया है, अभी तो शेप था तो शेप को डिलीट कर देते हैं। अब ये क्लास को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो देखो कैमरा आ जाएगा और अब यहाँ पे दिखने लगेगा ऑब्जेक्ट पे।
और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जैसे ही कोलाइड होता है ना, वो कैमरा उसके पास आ जाएगा। और चाहो तो इसको चेक करना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे फिजिक्स पे जाके इसके अंदर एक फिजिक्स ऑन करनी होगी। तो व्यू पोर्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट फिजिक्स ऑन करनी होती है, सिमुलेट फिजिक्स ऑन, है ना। तो अब क्या होगा, इसको सेव कर दो। देन जब आप प्ले करोगे क्रैश हो जाएगा। क्रैश नहीं होना चाहिए था उसको। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे का जो कोलिजन है, ये देखो सारी चीज़ें रिस्टोर करनी पड़ेगी। कहाँ चला गया, ओके। ग्राफिक ग्लिच होते हैं ना। तो हमारी एसेट क्लास तो होगी, पॉन क्लास नहीं है क्या इसमें? है। हाँ पॉन डिलीट हो जाता तो फिर प्रॉब्लम होने लगती। हाँ अभी अगर इसको प्ले करूँगा तो वो इधर दिखा रहा है, लेकिन कैमरा उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट पॉन में कैमरा फॉलो करता है। अगर तुमने किसी को पॉन क्लास दिया हुआ है ना, तो कैमरा फॉलो करना चाहिए उसको। क्योंकि हमने इवेंट फॉलो का नहीं देना होता है ना, क्योंकि इसीलिए तो हमने स्प्रिंग आर्म लगाया है वहाँ पे, ताकि कैमरा जो है वो उसको पीछा करे उसके। कैमरा के थ्रू ये नहीं चल रहा है। हम्म। हाँ, तो जहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसको लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहा है तो यहाँ पे फिर आपको एक और एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, स्टार्ट प्लेयर क्लास ऐड करना होता है ना। तो प्लेयर को या बेसिक के अंदर प्लेयर स्टार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे गिज्मो में आता है। इसके अंदर कंट्रोलर वगैरह सब चीज़ दिखाता है ना। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। अब क्या है, जब कंट्रोल एस कर देते हैं और प्ले करेंगे, तो अब गेम वहीं से शुरू होगा। अब हमें लिंक करना होगा इसको इसके साथ, है ना। तो फिर इसके लिंक को क्रिएट करने के लिए ये केवल ये समझता है कि जो भी आपने प्लेयर स्टार्ट या क्लास बनाई हुई है वो इसके अंदर अपने आप आ जाए। वो समझ जाता है, उसमें ये कोड नहीं करना पड़ता कि यही चीज़ को कॉल करना है ना। अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने प्लेयर सेलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा वहाँ। सो मैं दो प्लेयर हो गए क्या? हाँ दो प्लेयर क्लास हो गए, है ना। नहीं, कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहली चीज़ तो हमने पॉन क्लास जो है उस पर फिज़िक्स अप्लाइड नहीं की है। पिछली बार फिज़िक्स अप्लाई किए तो गिर गया था ना। सिमुलेट फिज़िक्स दिख रहा है इधर पे। ये सिमुलेट फिज़िक्स ऑन है। ग्रेविटी स्प्रिंग आर्म हमारे पास ये तो चीज़ दोनों चीज़ ऑन रखा हुआ है हमने। बॉल नीचे नहीं गिर रही है ना? हाँ बॉल नहीं काउंट हो रही।
अभी वो कनेक्टेड नहीं है इस चीज़ से। और कनेक्शन के लिए क्या था, कंपोनेंट्स तो हमने डाल दिए हैं यहाँ पे, एंड मटेरियल कनेक्शन। ओके, आपको यहाँ पे एक और चीज़ करनी होती है, वो होता है आपका एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर पे यहाँ बताना होता है। ओके, आपने अभी हमने अभी गेम मोड्स को एक्सप्लोर नहीं किया, हमने गेम मोड्स नहीं देखा है। गेम मोड्स में बताना रहेगा कि कौन प्लेयर क्लास है, कौन कौन सी क्लास है, वो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम उसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गेम मोड में आपको जाने के लिए फिर हम इसको अलग से मैप को क्रिएट करेंगे, तब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आएंगे, जिन ऑप्शंस पे आप प्लेयर क्लास सब डिफाइन करते हैं कि कौन सा पॉन जो है वो आपका प्लेयर है। ठीक है, तो वो चीज़ें इधर पे आएंगी जब आप प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर गेम मोड्स के अंदर जाओगे। ठीक है, तो अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। अभी के लिए जो टास्क रहेगा वो अभी भी वही है कि मैप क्रिएट करना है असेट लेके, है ना। एक सीन बनाना है, छोटा ही सीन बनाइए, है ना। अभी इसमें मैं जो है इसको वैसा वाला बनाऊंगा ना, एक क्या बोलते हैं, आसपास में फेंसिंग रहेगी और बीच से हो सकता कार रखी हो या जंक यार्ड का कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, वैसा कुछ प्रोडक्ट इसमें बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी इसलिए मैंने दूसरा ये चीज़ ऐड किया। थोड़ा सा हमने लाइटिंग टेक्सचरिंग देखी है, टेक्सचरिंग के ऑप्शंस देखे हैं पूरे के पूरे, ये सारे के सारे एज इट इज़ यूज़ होंगे, और इनकी वैल्यूज़ जो है वो जब रेंडर सेटअप को समझेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो रेंडरर के विषय में थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो 3D वालों के। बाकी जो 3D किए हुए हैं तो उनको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका यूज़ कर चुके हैं वो, बट आप थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा देख पाओगे, है ना। वीरे वगैरह भी ये सब इसी के अंदर आता है पूरा का पूरा। अदर देन दैट अनरियल में अभी इसके बाद जो शुरू करेंगे उसमें हम फिर डायरेक्ट कोडिंग में नहीं जा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट सेटिंग जो शुरुआत में सेटअप के लिए लगती है उसको देखेंगे, गेम मोड्स बनाएंगे, प्लेयर कंट्रोलर बनाएंगे, और क्लास सेट कर देंगे कि हर बार जब उसको प्ले करें तो कैमरा उसी पे जाए, वो चीज़ ऐड कर देंगे। और कुछ सेटिंग्स हैं जो लाइट्स की समझनी है, तो लाइटिंग के क्वेश्चन में उसको समझाऊंगा, जो इसमें मेमोरी बचाने के लिए यूज़ होती है। तो इसको पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम बोलते हैं, वो चीज़ कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो हर बार देख रहे हो ना ऐसे घुमा के, ये बहुत रैम खा रहा है, तो उसको लिमिट कर दिया जाता है कि एक सेक्शन पे ही जब कैमरा आएगा तब ये चीज़ देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो अभी इसको यहीं तक करते हैं, देन फिल सी। तो अभी आप लोग का वही है, सीन क्रिएट करना है, यही असाइनमेंट में है।